क्लास 11 चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव विश्व इतिहास के कुछ विषय। इस चैप्टर में हम 15वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवधि में यूरोपवासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक मार्गों की खोज की जो एक अज्ञात था, जो बिल्कुल जानकारी से परे था, लेकिन ये व्यापार आज केवल 15वीं और 17वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये व्यापार एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक बड़े पैमाने पर पहले से ही चला आ रहा था। ठीक है, और इस व्यापार को संपन्न कराने में यानी इस व्यापार में लगे लोग मुख्यतः अरब व्यापारी थे। ठीक है, आपने देखा कि सिल्क रूट के मार्फत किस तरह से अरब व्यापारी भारत से भी सामान उठा रहे हैं और चीन से भी सामान को उठा करके मध्य एशिया से होते हुए यूरोप के बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जब तक अरबों का नियंत्रण है, ठीक है, जब तक व्यापारी एक सकुशल तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं और जब तक उस क्षेत्र पर किसी बड़े साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक यह व्यापार क्षेत्र बिल्कुल ही सुगमता पूर्वक चलता रहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फिर क्या होता है। कहता है यूरोप के व्यापारी को सबसे ज़्यादा डिमांड था चांदी और मसाले की। दरअसल मसाले के डिमांड इसलिए था कि यूरोप के लोग ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं और यहाँ के लोग मांस को ज़्यादा अपने खाने के आइटम में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको मसाले को या मसाले के साथ मीट को पकाने का एक चस्का लग चुका था। और मीट के साथ बिना मसाला को अगर बनाया जाए, ठीक है, मीट को, तो वह हमारा टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप मसाले के साथ डालकर बनाते हो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। साथ ही साथ ये मसाला दूसरे सब्जियों में डालने के बाद भी उन्हें एक एनर्जी देता था। ठीक है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। इसका मतलब है कि मसाला दो तरह से वर्क करता है, एक टेस्टी के लिए काम करता है और दूसरा हमारे शरीर में हीट को बनाए रखने में काम करता है। ठीक है, वो हमारे शरीर में एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ के लोग मसाले का आदी हो गए। ठीक है, आदी मतलब उसकी इच्छा में बस गया कि अब हमें हर हाल में मसाला चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से पूरे यूरोप के लोगों के साथ ऐसा ही हो गया। अब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, जिससे अरबों का कब्जा पूरी तरह से वहाँ पर हो जाता है। दरअसल व्यापारी के लिए एक केंद्र था कुस्तुनतुनिया, और जब कब्जा हो गया, अरबों का अधिकार हो गया पूर्णतया, तो अब यूरोप के व्यापारी जो यहाँ से माल को उठा करके ले जाया करते थे सस्ते दाम में, अब उनके लिए महंगा पड़ने लगा। तो इन्होंने एक नए वैकल्पिक मार्ग की खोज के लिए इस बड़े महासागर में, इस दुर्गम जल भरे महासागर में इन्होंने अपना साहसिक अभियान शुरू किया। ठीक है, और इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। ध्यान देंगे कि यूरोप में किस कंट्री के लोगों ने शुरू किया, तो स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। और यहाँ के निवासियों ने इस काम को शुरू करने से पहले अपने सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप से अनुमति प्राप्त की, उनसे आज्ञा लिया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ठीक है, और पोप ने बिल्कुल ही उन क्षेत्रों पर भी शासन करने का आदेश दे दिया जिनकी वे खोज करेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, ध्यान देंगे, स्पेन के शासक की अनुमति के साथ ही ये इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का निवासी था। 1492 ईस्वी में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा, उसको उन्हें इंडीज के नाम से पुकारा। ठीक है, भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत में पढ़ रखा था, ये इनसे भूल हो गई। एक्चुअली इनको लगा ना कि मैं पूर्व की ओर यात्रा लगातार कर रहा हूँ, तो अब मैं भारत पहुँच चुका हूँ। जो मार्को पोलो ने लिखा है कि पूर्व में स्थित एक देश है जिसका नाम भारत है, जिसका नाम इंडिया है, ठीक है, या इंडीज है, वही देश मैंने खोज कर लिया। लेकिन हुआ था उल्टा।
दरअसल एक नई दुनिया की खोज हो गई जिसका बाद में नाम रखा गया अमेरिका। बाद में हुई खोज से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहां रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। ठीक है, एक तरफ कैरेबियन क्षेत्र और ब्राजील में छोटी निर्वाह अवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्थाएं थी, तो दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ एक भव्य तरह की वास्तुकला विकसित अवस्था में थी। यहाँ के लोग वास्तुकला में निपुण थे। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में शहर बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए एक विनाशकारी कदम साबित हुआ। ठीक है, इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के खानों और बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अब जरा इस बात को समझिए कि जब कोई व्यक्ति जो दूसरे देश का रहा हो वह खोजते खोजते आपके देश तक पहुंच जाए या नहीं खोजे लेकिन फिर भी अगर आपके देश में आकर बस जाएं बड़ी संख्या में, तो आपकी जो मूल संस्कृति है यानी यहाँ के मूल बासिंदा की जो मूल संस्कृति है वह मिटने के कागार पर हो जाता है। वह उपेक्षा का शिकार बन जाता है, वह शोषण का शिकार बनने लगता है और ये प्रक्रियाएं पूरे विश्व भर में कहीं नहीं और कभी नहीं रुकती है। ये दरअसल आपको गांव में भी दिखाई पड़ेगा। ये आपको घर, परिवार, समाज, गांव से लेकर आपको देश स्तर पर दिखाई पड़ेगा। और इसी का प्रक्रिया ये होता है कि जिस किसी देश में अगर मूल बासिंदा अपनी छोटी मोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अगर वह सुखी पूर्वक जीवन यापन कर रहा है तो वहाँ पर उनके उस सुखी जीवन पर बिल्कुल कुठाराघात पहुँच चुका होता है। आगे अब पढ़िए कि देखिए कैसे होता है। अब इस प्रक्रिया ने जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज हो गई तो अफ्रीका से दास को पकड़ कर ले जाया जाने लगा। किस लिए? क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो खान हैं उसमें काम करने के लिए श्रमिक नहीं है। वह यूरोपवासी नहीं करेंगे श्रमिक बनकर, मजदूर बनकर। इसलिए बेहतर है कि एक बिल्कुल ही अंधकार महाद्वीप है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। वह बहुत ही पिछड़ा है, वह गरीब है। ठीक है, इसलिए वहाँ से लोगों को पकड़कर जहाज में लाया जाता था और इसको बेचा जाता था। आज जिस तरह से आप जानवरों को बेचते हो, सामानों को बेचते हो, इसी तरह से इन गुलामों को पकड़ करके सीधा बेचा जाता था, बिल्कुल जानवर की तरह। ऐसा नहीं कि उसको बेचने के लिए किसी एक अच्छे कमरे में दिया, खाने पीने का उचित प्रबंध किया, कपड़ा पोशाक अच्छा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको उसी हालात में जानवरों के साथ जैसा उसका बिहेव किया जाता था। और इस तरह से यहाँ पर एक दास व्यापार की प्रथा का विकास शुरू हो गया, यानी आदमियों का आदमी से ही दास बनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों ने वहां विजय करने के बाद एक और दुष्परिणाम क्या किया कि जो वहां समुदाय फल फूल रहा था, एक विकसित समुदाय था, एक विकसित सभ्यता थी, उस सभ्यता की पांडुलिपि और स्मारक को बिल्कुल ही इन्होंने निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि उस मूल बासिंदा के ज्ञान को बिल्कुल ही खत्म कर दिया ताकि वे कभी, या उस मूल बासिंदा जो हैं उस देश का, वे कभी भी अपने इतिहास को पकड़कर अपना सर ऊपर उठा ना सकें। किसी भी व्यक्ति का या किसी समुदाय का या किसी पार्टिकुलर एक धर्म विशेष को अगर विनष्ट करना है तो उसके लिए एक लंबे समय से प्लानिंग करके विनष्ट करने की प्रक्रियाएं कुछ लोग करते हैं और ये बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। आपको साहित्य में ही ऐसा समावेश कर दिया जाएगा कि आपके साहित्य को ही कमजोर करके आपका पूरा बुद्धि को विनाश कर दिया जाएगा। आपको जबरन मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा। ये मेंटली और फिजिकली टॉर्चर के मार्फत आपके बुद्धि का डेवलपमेंट रुक जाएगा।
आपके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वह बिल्कुल ही ग्रो होने से रुक जाएगा। तो लाजमी है कि आप उस लेवल तक सोच नहीं पाएंगे जिस लेवल तक आपके पैरेलल में दुनिया के किसी हिस्से में काम हो रही है या वह आगे बढ़ रहा हो। तीसरा है, आपको शिक्षा से महरूम कर दिया जाएगा। अगर आपको शिक्षा देने से वंचित कर दिया जाए तो आपके सारे फंक्शंस दैनिक क्रिया के रुक जाएंगे। आप जस का तस जानवरों के जैसा बिहेव करेंगे, आप उसी तरह से जंगली मनुष्य की तरफ जीवन जिएंगे, आप एक मजदूर और उपेक्षित मजदूर के रूप में जिंदा रहेंगे, यानी भयंकर आपका शोषण होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के साथ हुआ, जिन्हें रेड इंडियन कहा गया। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सभ्यताओं के बचे हुए अवशेषों को खोज निकाला। जो भग्नावशेष, दैट मीन्स वहाँ पर जो कुछ भी बिल्डिंग्स, स्मारक के अवशेष बचे हुए थे, ठीक है, उसको खोजा। सन 1911 ईस्वी में इंकाई शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चला है कि वहां और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढक चुके हैं। ठीक है, इस बीच हम अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोप वासियों के बीच हुए कुछ संघर्ष के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते हैं, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए वे अपने साथ रोज नामचा और डायरियां रखते थे। तो ये तो यूरोपवासियों की बहुत बड़ी विशेषता कहिए, ठीक है, कि वे जहाँ जाते थे अपने साथ कलम और डायरी रखते थे या कॉपी रखा करते थे, और इन्हीं कॉपियों में अपनी हर घटना का वर्णन किया करते थे कि मैं आज इस इलाके में दौरा कर रहा था या शिकार करने गया था। ठीक है, फिर क्या किया, किसके साथ गया था, किस पर गया था, इन इलाकों में वह भ्रमण करने के बाद क्या देखा, इन सारे चीज़ों को वह लिख डालता था। और मैं आपको बता दूं कि आपको भी ये काम करने हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को भी। इससे ये होता है कि आपका एक राइटिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ आपके अंदर एक स्टोरी राइटिंग्स की भी क्षमता बढ़ती है, और आप अपने आप में एक लिटरेचर की तरफ साहसिक कदम बढ़ा करके कुछ अपने लोगों के लिए भी छोड़ जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को। लेकिन यूरोपवासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ भी विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं, उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही ज़्यादा लिखा गया है और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या तो न के बराबर ही लिखा गया है। इसका मतलब सीधा साधा यही है कि यूरोपीय लोग वहाँ के मूल बासिंदों का सीधा सीधा उपेक्षा किए हैं। ठीक है, उनको सीधा उपेक्षित करके रखा है, वंचित करके रखा है। इन्होंने अपनी लेखनी में, अपने यात्रा वृत्तांत में उनको कोई जगह नहीं दिया। फिर भी देखिए क्या होता है, अनेक जन समुदाय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती समुद्री द्वीप समूहों में जो हजारों वर्षों से रहते आए थे, और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है जो मीलों दूर तक बहा करती है, घने जंगलों से होकर बहती है। मध्य अमेरिका में, मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्य जगह पर सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर क्षेत्र में स्थित थे। इसका मतलब है कि घनी आबादी बिल्कुल पास पास में नहीं था, गांव एक दूर दूर क्षेत्रों में बसा हुआ था। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जनसमुदाय, अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है, और बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे। ग्रेटर एंटिलीज में कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने, अब याद रखने हैं कि एक कबीला है, कौन सा कबीला है, कैरिब ने, उन्हें लघु एंटिलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। किसको? तो सैकड़े द्वीप समूहों में जो बहामी लोग रहते थे, दैट मीन्स अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग जो रहते थे, इनको
कैरिब ने खदेड़ दिया। अरावाकी लुकायो समुदाय ये भी एक कबीला है और कैरिब ये भी एक खूंखार कबीला है। दरअसल अरावाकी लुकायो कबीला वह थोड़ा सभ्य है, अपने आप को सभ्यता के करीब मानता है, वह हिंसक व्यवहार नहीं करता है, वह शांति पूर्वक जीने में विश्वास रखता है। जबकि कैरिब नामक कबीला ये थोड़ा जंगली जानवरों की तरह बिहेव करता है। इनके अंदर इंसानियत और सभ्यता नाम की चीज न के बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा को निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे इतना ही नहीं, अरावाक लोग कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बना डालते थे और उसी पर मछलियां मारने शुरू कर देते थे। डोंगियों में बैठकर वे खुले समुद्र में यात्रा करते थे। समझ जाइए, अगर आपको उस डोंगी में बैठा करके समुद्र के पानी में उतार दिया जाए तो आप बिल्कुल ही छोड़ भागोगे डोंगे को, उतनी साहसी नहीं बनोगे। लेकिन ये अरावाकी लुकायो समुदाय साहसिक था, संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता था। उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी और उस अद्भुत मानसिक क्षमता के बदौलत वह समुद्र में इस ढोंगी में बैठ करके ही सारा भोजन का जीवन यापन जुटाने में करता था। शिकार पकड़ना या मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे, साथ ही साथ खेती करते थे। खेती में ये मक्का और मीठे आलू और अन्य किस्म के कंद मूल, फल फूल और कसावा उगाते थे। जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकता है। दरअसल ध्यान रखिएगा कि जीववादी कैसे व्यक्ति को हम मानेंगे या किनका है। जीववादी एक ऐसा सिद्धांत है जो पृथ्वी के हर वस्तु में, हर कण-कण में वह भगवान को मानता है कि यहाँ पर भगवान हैं, यहाँ पर गॉड हैं। मैप में देखिए मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह, उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल देख रहे हैं। विरहत्तर एंटीलेज कैरेबियन सागर भी है। माया संस्कृति का क्षेत्र देख लीजिए जो आपको डार्क किया गया है, और एक ग्रीन भाग में डार्क किया गया है वह एस्टेक समुदाय है। और मैक्सिको की खाड़ी देख सकते हैं आप। इस तरह से आप समझ जाइए, इस मैप को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और कंट्री को भी याद रखना है। साथ ही साथ आज का जो वर्ल्ड मैप है आप बारीकी से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे वह व्यापार के सिलसिले में हो चाहे राजनीति के सिलसिले में हो, आप उसके बारे में बेहतर तरीके से जानकारी रखिए। जहां समस्याएं होगी आप मुझसे बेझिझक पूछिए। अरावाक संस्कृति के लोगों का एक मुख्य सांस्कृतिक मूल्य आधार ये था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करते थे, ठीक है, यानी भोजन इकट्ठा करने का काम करते थे। और उनके अंदर ऐसी जज्बाती भावना थी कि हमारे समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन मिलना चाहिए, कोई भी अगर अछूता रह गया तो ऐसा संभव नहीं हो, ठीक है। हर कोशिश हो, लगातार प्रयास हो कि हमारे समुदाय के सारे लोग थोड़ा सा ही सही लेकिन सबों को भोजन मिलनी चाहिए। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। तो हर समुदाय में प्रायः जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, दरअसल वे ही मुखिया होते हैं। और उनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी, यानी एक से अधिक पत्नियों को रखने की प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे, एनिमिस्ट थे। एनिमिस्ट्स मतलब वे प्रकृति के सजीव वस्तुओं में भी ईश्वर की आत्मा को देखते थे और निर्जीव वस्तुओं में भी ईश्वर की आत्मा को देखते थे। यानी दोनों में वे कहते थे कि यहाँ पर ईश्वर की आत्मा का वास होता है। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी समन, कष्ट निवारक और इहलोक परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते थे, ठीक है, अदा करते थे। इसका मतलब है कि अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे। यानी इहलोक और परलोक क्या चीज है? जैसे आपके यहाँ भी हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पारलौकिक कहानी बताए जाते हैं कि ऐसे वह घोड़ा पे बैठा उड़ता हुआ चला गया भगवान के पास, ठीक है, और वहां से यमराज दूत बन करके आया और उसका प्लेन बन गया एक पंछी, ठीक है, और वही पंछी उड़ते उड़ते एक बड़ा ही भगवान का रूप धारण कर लिया, आदमी बन गया। तो ये एक पारलौकिक कहानी हुआ।
ये दरअसल एक ख्याली पुलाव वाली कहानी हुई, लेकिन इसमें लोगों को इंटरटेनमेंट ज़्यादा लगती थी, ठीक है। और कुछ लोग जो इसके पीछे खो जाते थे वे निश्चित रूप से उनका जीवन तबाह हो जाता होगा, ठीक है। फिर भी जो हो, ये कहानी किस्सा उनके एंटरटेनमेंट का एक साधन हो सकता होगा, ये ऐसी बातें रही होगी। यूरोपवासियों की तरह सोने का उतना महत्व नहीं देते थे। कौन? अरावाक लोग। हालांकि गहना वे पहनते थे सोने की। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था, ठीक है, तो वे खुश होते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था और उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी। कान में जो झूले लगाते हैं उसको हैमक कहते हैं, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अब सोचिए, आप सोने के गहने का इस्तेमाल कर रहे हो और यूरोपीय लोग आपको चमकदार शीशे का एक गहना दे रहा है। आप इस कीमती वस्तु को दे रहे हो यूरोपीय लोगों को, और जो टूट जाने वाली है, जो विखंडित हो जाने वाली है शीशा, उसको आप ले रहे हो। अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारपूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। सोचिए जरा कि स्पेन यूरोप का वासी है और ये यहाँ के मूल निवासियों के साथ अभी अपना रिश्ता कायम कर रहा है, और ये रिश्ता अरावाकी समुदाय के लिए घातक साबित होगा। ये इन लोगों के साथ उदारतापूर्वक पेश आ रहा है, ठीक है। ये शांतिपूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखता है, लेकिन स्पेन के लोग उदंडता के साथ बिहेव करेंगे और ये लोग हर चीज को एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इनके आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वह शांतिपूर्ण में नहीं है, वह शांति और सौहार्द के जीवन यापन में नहीं है, बल्कि इनकी चश्मा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से है। इनकी चश्मा संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से है, इनकी चश्मा व्यापारिक दृष्टिकोण से है, इनकी चश्मा यहाँ के मूल बासिंदों को भलाई करने के दृष्टिकोण से कदापि नहीं है। और ये बातें अरावाक के लोगों को पता नहीं है, तो होगा यूं। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई, बातें देखिए, मैं वही कह रहा था कि अरावाकी समुदाय के लोग सोच रहे थे कि ये लोग आएंगे हमारे साथ घुल मिल करके रहेंगे, लेकिन हुआ अपोजिट। तब उन्होंने उसका विरोध किया और परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकी और उनके जीवन शैली का लगभग सत्यानाश हो गया। सोचिए किस तरह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में रह रहे मूल बासिंदों के साथ एक नए इलाकों की खोज के साथ ही सत्यानाश हो गया। टूपी नाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। दरअसल ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा। ये भी आप याद रखेंगे कि कौन ऐसा कंट्री है जिसका नाम एक पेड़ के आधार पर पड़ा, तो वह है ब्राजील। ब्राजील एक पेड़ का नाम था। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन